हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे इस ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म पर। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना नया चैप्टर जिसका नाम है ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। हिंदी में इसे कहते हैं पारेषण और वितरण। ये चैप्टर भी है जो इलेक्ट्रिसिटी थ्योरी का इम्पोर्टेंट चैप्टर होता है। इस चैप्टर में जो हम चीज़ें पढ़ते हैं ना, वो हमारी सिलेक्शन होने के बाद जब हम बिजली बोर्ड में सिलेक्शन लेकर आते हैं तब भी इसमें जो हम चैप्टर पढ़ेंगे ना, जिस चैप्टर में जो चीज़ें पढ़ेंगे वो बाद में भी काम आने वाली चीज़ें हैं। और चैप्टर हो गए जैसे डीसी मोटर हो गया, डीसी जनरेटर हो गया, अल्टरनेटर हो गया, थ्री फेज इंडक्शन मोटर होगी, उनके बारे में जो हम पढ़ते हैं वो हमारे सिलेक्शन होने के बाद इतनी काम में नहीं होती। लेकिन जो चीज़ें हम ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन वाले चैप्टर में पढ़ते हैं ना, ये चीज़ें हमें सिलेक्शन होने के बाद भी काम आने वाली चीज़ें होती हैं। ठीक है, इसलिए सिलेक्शन होने के बाद भी जो हम इसमें पढ़ेंगे ना, वो चीज़ें आपके काम आएंगी। इसलिए इस चैप्टर को आपको बड़ी ध्यान से पढ़ना है और इम्पोर्टेंट चैप्टर रहता है ये भी। ठीक है भाई, सबसे पहले समझते हैं ट्रांसमिशन क्या होता है। ट्रांसमिशन समझिए, जब हम किसी जनरेटिंग स्टेशन यानी कि जो पावर प्लांट होते हैं उसमें बिजली उत्पादन होने के बाद हम सब स्टेशन में उसे पहुंचाते हैं। कैसे करके? स्टेप अप करके। सबसे पहले हमने क्या है, 11 केवी वोल्टेज का उत्पादन किया। उस 11 केवी वोल्टेज को हमने बढ़ाया यानी कि स्टेप अप किया। किस किस में कर सकते हैं हम? 220 में केवी में कर सकते हैं, 132 केवी के अंदर कर सकते हैं वो, ठीक है ना। लेकिन ज़्यादातर जो है 220 केवी के उस पर डिपेंड करता है कि किस प्रकार के सब स्टेशन को आगे हमें सप्लाई देनी है। लेकिन जो ज़्यादातर है 220 केवी की जो है स्टेप अप की जाती है 11 केवी से। फिर 220 से आगे पावर हाउस में जो सब स्टेशन होते हैं उनमें सप्लाई दी जाती है, उसमें स्टेप अप करके दी जाती है। यानी कि जो सबसे पहला चरण होता है वो होता है जनरेटिंग स्टेशन का। जनरेटिंग करने के बाद हम उसे वोल्टेज को स्टेप अप करते हैं। अब उस स्टेप अप हुई वोल्टेज को हम आगे सब स्टेशन में जो पहुंचाते हैं ना, और जिस जरिए के द्वारा हम उस वोल्टेज को आगे पहुंचाते हैं, जिन लाइनों के द्वारा हम आगे पहुंचाते हैं, उन लाइनों को हम कहते हैं ट्रांसमिशन की लाइनें। देखिए फिर से बताता हूँ, पहले हमने क्या है, बिजली उत्पादन किया यानी कि जनरेटिंग की। फिर वोल्टेज को हमने स्टेप अप किया और उस बढ़ी हुई वोल्टेज को आगे डिलीवर की, जिस लाइनों के द्वारा हम आगे डिलीवर करते हैं ना, उन्हीं लाइनों को हम ट्रांसमिशन लाइनें कहते हैं। और फिर जब सब स्टेशन से आगे जब हम उस बिजली को आगे उपभोक्ताओं को देते हैं, तब उस लाइनों को हम जिन लाइनों के द्वारा देते हैं हम उपभोक्ताओं को, उन लाइनों को कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन की लाइनें। उम्मीद आप सभी को ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन समझ आ गया होगा। ट्रांसमिशन को कहते हैं पारेषण, डिस्ट्रीब्यूशन को कहते हैं वितरण। ट्रांसमिशन को एक और चीज कहा जाता है, क्या कहते हैं? संचरण। संचरण भी ट्रांसमिशन लाइनों को कहा जाता है। ठीक है भाई, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन आपको समझ आ गया होगा। और जो ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन दोनों ही ओवरहेड लाइनों के द्वारा भी कर सकते हैं और अंडरग्राउंड केबलों के द्वारा भी कर सकते हैं। किनके द्वारा? ओवरहेड जो लाइनें होती है उनके द्वारा भी, या फिर जो अंडरग्राउंड में केबल डालकर भी हम ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन दोनों कर सकते हैं। अब जो विद्युत सप्लाई तंत्र है, यानी कि विद्युत सप्लाई यानी कि विद्युत जनन के बाद उपभोक्ताओं तक के पहुंचाने को हम क्या कहते हैं? विद्युत सप्लाई का तंत्र कहते हैं। ये 3 चरणों में से होकर जाते हैं। सबसे पहले जनन केंद्र यानी कि जनरेटिंग स्टेशन पर पहले बिजली बनाई जाती है। फिर क्या है, उससे स्टेप अप करके हम संचरण करते हैं यानी कि ट्रांसमिशन करते हैं। कहाँ तक? सब स्टेशनों तक। अब सब स्टेशनों के बाद जो है उपभोक्ताओं तक वो बिजली पहुंची है, वो किसके द्वारा पहुंचती है? वो पहुंचती है वितरण यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन के द्वारा। ठीक है भाई, सबसे पहले समझते हैं जनरेटिंग स्टेशन का। जनरेटिंग स्टेशन जो है, जब बिजली पैदा किस पर की जाती है, आपको बताया 11 किलो वोल्ट पर की जाती है। फिर इसको स्टेप अप किया जाएगा 220 केवी में या फिर 132 केवी में। लेकिन इंडिया में क्या है, ज़्यादातर 220 केवी पर किया जाता है स्टेप अप। फिर 220 केवी वोल्टेज को क्या है, आगे पावर हाउस में स्टेप डाउन करके दिया जाता है। जो आगे के सब स्टेशन होते हैं 220 केवी से, मान लीजिए पहले 132 केवी तक करते हैं हम, क्या करते हैं? 132 केवी से के सब स्टेशन को सप्लाई देंगे 220 से स्टेप डाउन करके। ये किस कैटेगरी में आएंगे? ये आएगी ट्रांसमिशन की कैटेगरी में। किसमें? ट्रांसमिशन की कैटेगरी में। अब हम बात कर रहे हैं जनरेटिंग स्टेशन की। जनरेटिंग स्टेशन में क्या है, 3 फेज अल्टरनेटरों के द्वारा पहले बिजली पैदा की जाती है, फिर उसको वोल्टेज को बढ़ाया जाता है। फिर आता है संचरण की प्रक्रिया।
संचरण प्रक्रिया में क्या है, 220 केवी से लेकर हम स्टेप डाउन करके 132 केवी वोल्टेज बना देते हैं। किसके द्वारा? ट्रांसफार्मरों की हेल्प से। अब इस 132 केवी को हम आगे सब स्टेशन में देते हैं, यानी कि 132 केवी को। फिर 132 केवी को स्टेप डाउन किया जाता है 33 केवी में, यानी कि 33 केवी में उसको स्टेप डाउन कर दिया। किसकी हेल्प से? ट्रांसफार्मरों की हेल्प से। ठीक है। और जो ट्रांसमिशन होता है ये 3 फेज और 3 तार ही प्रणाली होती है, यानी कि इसके अंदर जो है न्यूट्रल नहीं होता है। जो ट्रांसमिशन लाइनें होती हैं इनके द्वारा, इनमें क्या है, न्यूट्रल का प्रयोग नहीं करते हैं। न्यूट्रल कहाँ पर? केवल वितरण में प्रयोग किया जाता है। ठीक है भाई। और जो भारत में जो संचरण के लिए अधिकतम जो सीमा है ना, वो 765 केवी की है, यानी कि 765 केवी से अधिक हम क्या है, ट्रांसमिशन नहीं कर सकते। और कम से कम 33 केवी, कम से कम क्या है, 33 केवी है। अब 33 केवी जो सब स्टेशन होते हैं, 33 केवी वाले सब स्टेशन जो है आगे 11 केवी में इसे स्टेप डाउन करते हैं। कितने में? 11 केवी में स्टेप डाउन करते हैं। अब जो 11 केवी है, 11 केवी को आगे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। 33 केवी तक तो क्या था, ट्रांसमिशन था। अब डिस्ट्रीब्यूशन कब किया हमने? 11 केवी की लाइन को हमने डिस्ट्रीब्यूट किया। अब 11 केवी की लाइन जैसे ही डिस्ट्रीब्यूट होती है तो वहाँ पर हमारे गलियों के बाहर आपने देखा होगा जो ट्रांसफार्मर रखे होते हैं, वो ट्रांसफार्मर क्या है, इस 11 किलो वोल्ट को 415 वोल्ट में बदल देते हैं। कितने में? 415 वोल्ट में बदल देते हैं। यहाँ पर ना लाइन वोल्टेज की बात हो रही है, ना कि फेज वोल्टेज की। आप सभी को पता है लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज में डिफरेंस क्या होता है। जैसे VPH की बात करें, VPH क्या होता है? VL/√3 होता है, यानी कि लाइन वोल्टेज अपॉन √3। यहाँ पर किसकी बात हो रही है? यहाँ पर लाइन वोल्टेज की बात हो रही है। ठीक है भाई। 11 केवी को किस में बदल देता है? 415 वोल्ट में बदल देता है। अब ये 415 वोल्ट हमारे घरों में आती है। उम्मीद आप सभी को ये तीनों चरण समझ आ गए होंगे, जनरेटिंग स्टेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन। अब जो पारेषण लाइनें होती हैं, यानी कि जो संचरण लाइनें होती हैं, इनको किसके द्वारा निर्धारण किया जाता है? इनको निर्धारण किया जाता है करंट कैरिंग कैपेसिटी के आधार पर। इनका निर्धारण किया जाता है करंट कैरिंग कैपेसिटी। करंट कैरिंग कैपेसिटी यानी कि धारा ले जाने की क्षमता के अनुसार इनका निर्धारण किया जाता है ट्रांसमिशन लाइनों का। अब जो ट्रांसमिशन होता है ना भाई, ये भी 2 प्रकार का होता है। एक होता है प्राइमरी ट्रांसमिशन, एक होता है सेकेंडरी ट्रांसमिशन। देखिए दोनों को अच्छे तरीके से आपको समझाता हूं। सबसे पहले बात करी मैंने प्राइमरी की, यानी कि प्राइमरी ट्रांसमिशन कौन सा ट्रांसमिशन होता है? जब मान लीजिए 220 केवी को 132 केवी के सब स्टेशन में लेकर आया गया, फिर ये हो गया प्राइमरी ट्रांसमिशन। अब सेकेंडरी ट्रांसमिशन क्या होता है? इस 132 केवी को आगे 33 केवी के पावर हाउस में लेकर जाया गया, उसको कहते हैं सेकेंडरी ट्रांसमिशन। ठीक है भाई। एक तो प्राइमरी हो गया और एक सेकेंडरी हो गया। ठीक है भाई। थोड़ा यहाँ पर देखो, यहाँ पर प्राइमरी क्या बनेगा भाई? देखिए दोबारा देखिए, थोड़ी कंफ्यूजन होगी। जब हमने 11 केवी की वोल्टेज को जनरेट किया ना, 11 केवी की वोल्टेज को जनरेट किया, तो आगे 220 को इसको स्टेप अप किया, 220 केवी को स्टेप अप किया। अब 220 इस जनरल केंद्र से, यानी कि इस जनरेटिंग स्टेशन से 220 केवी की जो सब स्टेशन है उनके अंदर जो बिजली लाई गई, इनको कहते हैं प्राइमरी ट्रांसमिशन। थोड़ी वहाँ पर गलती हो गई थी, इसको सुधार लेना। देखिए जब हमने 11 केवी वोल्टेज को जनरेट किया, उसके बाद क्या है, 220 केवी को हमने स्टेप अप किया, तो उस ट्रांसमिशन को हम कौन से कहते हैं? प्राइमरी ट्रांसमिशन कहते हैं। अब इस 220 के बाद 220 के पावर हाउस से 132 के पावर हाउस तक जो सप्लाई लेकर जाई जाएगी उसको कहेंगे सेकेंडरी ट्रांसमिशन। भाई क्या कहेंगे? सेकेंडरी ट्रांसमिशन कहेंगे। समझ आ गया होगा यहाँ पर, क्योंकि जनरेटिंग स्टेशन पर हमने 11 केवी का जनरेट किया है और उसको स्टेप अप करके 220 केवी बनाया ना, तो इसको कहते हैं हम प्राइमरी ट्रांसमिशन। और सेकेंडरी कहते हैं 220 से 132 तक गया और 132 से आगे 33 तक गया, इसको कहते हैं सेकेंडरी ट्रांसमिशन।
और एक बात का ध्यान रखना, जो प्राइमरी ट्रांसमिशन होता है इसमें वोल्टेज को स्टेप अप करते हैं, यानी कि वोल्टेज का उच्चायन किया जाता है, और जो सेकेंडरी ट्रांसमिशन होता है इसमें स्टेप डाउन किया जाता है, स्टेप डाउन, यानी कि वोल्टेज का अपचयन किया जाता है, अपचयन किया जाता है। अब जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना, डिस्ट्रीब्यूशन भी भाई दो प्रकार का होता है, यानी कि एक प्राइमरी होता है इसके अंदर भी और एक सेकेंडरी होता है। देखिए प्राइमरी और सेकेंडरी में फर्क समझिए आप क्या होता है। जब 33 केवी के पावर हाउस से जहां पर औद्योगिक क्षेत्र होते हैं, औद्योगिक क्षेत्रों में जो सप्लाई दी जाती है ना, उनको कहते हैं प्राइमरी ट्रांसमिशन, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। यानी कि जो संचरण प्रणाली होगी, यानी कि 33 केवी का जो पावर हाउस है, सेकेंडरी संचरण है ना, ये सेकेंडरी संचरण के बाद क्या है, वोल्टेज को कम किया जाएगा, 33 केवी से कितने में किया जाएगा, 11 केवी में किया जाएगा। अब जो औद्योगिक क्षेत्र होते हैं, औद्योगिक क्षेत्रों में विद्युत सप्लाई जब हम देते हैं उनको कहते हैं प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। क्या कहते हैं, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। और यहाँ पर भी है ना, केवल 3 ही तारों का इस्तेमाल किया जाता है। कितने का, केवल 3 तारों का। इसमें भी जो है न्यूट्रल तार नहीं होती है। न्यूट्रल तार कब होती है, न्यूट्रल तार जो है आगे ट्रांसफार्मर, जो डिस्ट्रीब्यूटर ट्रांसफार्मर होता है ना, जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होता है जो अपने घरों के बाहर लगा होता है, उसके बाद जो है 4 तार निकाली जाती है उस ट्रांसफार्मर से। कैसे निकाली जाती है, वो स्टार कनेक्शन के द्वारा। आप सभी को ट्रांसफार्मर वाले चैप्टर में बताया था, एक ये होगी, दूसरी, तीसरी और ये चौथी जो न्यूट्रल होती है, जो इनके स्टार पॉइंट से ली जाती है। और सेकेंडरी ट्रांस जो है उपभोक्ताओं तक जो पहुंचता है ना, उसको कहते हैं सेकेंडरी ट्रांस डिस्ट्रीब्यूशन, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें जो है 3 फेज और 4 तार प्रणालियों का इस्तेमाल किया जाता है। कितने का, 3 फेज 4 तार प्रणालियों का इसमें इस्तेमाल किया जाता है। उम्मीद आप सभी को इतना समझ आ गया होगा। अब आगे समझते हैं एसी एंड डीसी ट्रांसमिशन, यानी कि जो ट्रांसमिशन है, जो संचरण है, वो हम एसी में भी कर सकते हैं और डीसी में भी कर सकते हैं। लेकिन जिसका जहां फायदा होता है उसका वहां पर नुकसान भी होता है, यानी कि जहां पर एसी के कुछ फायदे हैं वहां पर एसी के कुछ नुकसान भी है। उसी तरीके से जैसे डीसी के कुछ फायदे हैं, डीसी के कुछ ना कुछ नुकसान भी होते हैं। लेकिन हम ट्रांसमिशन जो है दोनों तरीकों से कर सकते हैं। ठीक है भाई। अब इनके ना लाभ और हानियां देख लेते हैं हम। पहले समझते हैं डीसी ट्रांसमिशन को। देखिए जो डीसी ट्रांसमिशन होता है इसमें क्या फायदे होते हैं इसके, इसमें केवल 2 तारों की आवश्यकता होती है। कितने की, केवल 2 तारों की आवश्यकता होती है, यानी कि आर, वाई और बी फेस की इसमें आवश्यकता नहीं है। केवल एक होता है फेस की तार और एक होती है न्यूट्रल की तार। और ना ही दिश धारा में इंडक्टेंस जैसी कोई समस्या आती है, इंडक्टेंस, ना ही कंडक्टेंस की जैसी कोई समस्या आती है, और ना ही इसके अंदर फेज डिस्प्लेसमेंट की समस्या आती है, फेज डिस्प्लेसमेंट, ना ही सर्ज की कोई आवश्यकता होती है। ठीक है भाई। इन सभी की जो है कोई समस्या नहीं आती है एक डीसी ट्रांसमिशन लाइन में, ना इंडक्टेंस की, ना कंडक्टेंस की, ना फेज डिस्प्लेसमेंट की और ना ही सर्ज की। ठीक है भाई। अब इसमें 2 तारों की आवश्यकता पड़ी तो एसी की तुलना में इसमें कम तारों की आवश्यकता पड़ी। एसी में क्या है, 3 तारों की भी आवश्यकता पड़ती है और 4 तारों की भी आवश्यकता पड़ती है। इसमें केवल 2 ही तारों की आवश्यकता पड़ी। और ना ही इसके अंदर कोई स्किन इफेक्ट होता है। आगे बताऊंगा आपको स्किन इफेक्ट और कोरोना इफेक्ट क्या होता है। और कोरोना इफेक्ट इसके अंदर बहुत ही कम होता है, न्यूनतम होता है कोरोना इफेक्ट। वो कोरोना नहीं है जो 2020 में आया था अपने यहाँ, ये कोरोना इफेक्ट होता है जो तारों के अंदर होता है। ठीक है भाई। एक स्किन इफेक्ट हो गया और एक इसके अंदर कोरोना इफेक्ट हो गया। ये बहुत ही कम होते हैं कोरोना इफेक्ट, और स्किन इफेक्ट तो होते ही नहीं है इनके अंदर। ना ही इनके अंदर कोई डाई इलेक्ट्रिक लॉस होते हैं। क्या नहीं होते हैं, डाई इलेक्ट्रिक लॉस। डाई इलेक्ट्रिक लॉस भी इसके अंदर नहीं होते हैं। और आप सभी को पता है एसी किस तरीके से चलता है। एसी देखिए ऐसे एक प्लेन उसमें चलता है, लेकिन डीसी, सॉरी डीसी की बात कर रहा हूँ, डीसी किस तरीके से चलता है, एक प्लेन लाइन में चलता है। इसलिए जो इसमें से करंट जाएगा ना, करंट गुजरेगा उसमें ऐसे जाएगा करंट, ठीक है, कंडक्टर के थ्रू। लेकिन एसी में क्या होता है, एसी में जाता है ऐसे करते हुए, ठीक है। लेकिन डीसी में क्या होता है, डीसी में वैसे सीधा ही चला जाता है। इसलिए इसमें अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल की व्यवस्था कम होती है एसी की तुलना में, ठीक है। लेकिन क्या है, डीसी के ना कुछ लॉस भी होते हैं। डीसी का लॉस क्या है, इसमें जो वोल्टेज है ना, वोल्टेज को स्टेप अप और स्टेप डाउन करना इतना आसान नहीं है भाई।
स्टेप अप करना और स्टेप डाउन करना इतना आसान नहीं है। और जो इसके अंदर सर्किट ब्रेकर लगे होते हैं, सर्किट ब्रेकर जो होते हैं उनकी कुछ सीमाएं होती हैं, यानी कि उनकी एक सीमा है कि उससे ऊपर के वोल्टेज पर वो काम नहीं करेंगे। ठीक है, इसलिए इसमें स्विच और सर्किट ब्रेकर की कुछ सीमाएं होती हैं, इसलिए भी इनका इस्तेमाल बहुत ही कम किया जाता है। ये इनका बहुत बड़ा लॉस होता है। ठीक है, और बहुत ही अधिक उच्च वोल्टेज का इसमें जो है उत्पादन नहीं किया जा सकता, यानी कि हाई जनरेट नहीं किया जा सकता, हाई करंट जो है इसके अंदर जनरेट नहीं किया जा सकता डीसी के। और जिस डीसी ट्रांसमिशन लाइनें क्या होती हैं, इसमें पहले हमें क्या करना पड़ता है, एसी पर हमने विद्युत को जनरेट कर दिया, फिर एसी को क्या है कन्वर्टर की हेल्प से, कन्वर्टर की हेल्प से क्या है डीसी में बदलना पड़ता है। और फिर जब डीसी हमने ट्रांसमिशन कर दी, उसके बाद हमें जब डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा इस वोल्टेज को, तो फिर से हमें कन्वर्टर की हेल्प लेनी पड़ेगी इसको एसी में बदलने के लिए। इसलिए जो ये तंत्र है ना, ये जो सिस्टम है, ये बहुत ही महंगा पड़ता है। और एसी को डीसी में बदलना इतना आसान नहीं है, बहुत ही मुश्किल काम होता है। अब स्टेप अप स्टेप डाउन क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ट्रांसफार्मर क्या है केवल एसी पर कार्य करते हैं। आप सभी को इस बात का तो पता है, जो ट्रांसफार्मर है वो केवल एसी पर कार्य करते हैं, डीसी पर कार्य नहीं करते हैं। इसलिए इनको स्टेप अप और स्टेप डाउन करना इतना आसान नहीं है। रेजिस्टेंस की हेल्प से इसे स्टेप अप और स्टेप डाउन किया जाता है। अब जो एसी क्या बताया मैंने, इसमें सर्किट ब्रेकर की कुछ सीमाएं होती हैं। ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज पर भी उन्हीं सर्किट ब्रेकरों का इस्तेमाल कर लिया, नहीं। ठीक है भाई, और इसमें कैसे करना पड़ेगा, पहले एसी को जनरेट करना पड़ेगा, एसी से हमें कन्वर्टर की हेल्प से डीसी में बदलेंगे, फिर डीसी को फिर कन्वर्टर की हेल्प से एसी में बदलेंगे डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। इसलिए ये जो सिस्टम है ना, ये बहुत ही महंगा पड़ता है। और इनके जो इक्विपमेंट होते हैं उनका रख रखाव भी बहुत ही महंगा होता है। और अगर बात करें हम एसी ट्रांसमिशन लाइनों की, एसी ट्रांसमिशन लाइनों के फायदे क्या हैं भाई, इसमें वोल्टेज को आसानी से स्टेप अप किया जा सकता है, आसानी से स्टेप डाउन किया जा सकता है। किसकी हेल्प से, ट्रांसफार्मरों की हेल्प से। और जो इनका रख रखाव होता है वो भी जो है इतना महंगा नहीं होता, जो सब स्टेशनों में रख रखाव इसका सस्ता ही होता है। ठीक है, हाई वोल्टेज पर इसे जनरेट किया जा सकता है, हाई वोल्टेज पर जनरेट किया जा सकता है, हाई वोल्टेज पर इसे ट्रांसमिट किया जा सकता है। ठीक है ना। और लेकिन ना एसी के कुछ ना कुछ अब लॉस भी हैं। अब इसके कुछ ना कुछ फायदे हैं तो कुछ ना कुछ इसके लॉस भी हैं। इसके लॉसों की बात करें तो क्या है, इसके अंदर स्किन इफेक्ट होता है, स्किन इफेक्ट, जिससे क्या है इसके जो कंडक्टर है उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है स्किन इफेक्ट की वजह से। कोरोना इफेक्ट भी होता है इसके अंदर, जब नमी वाला जब मौसम हो जाता है, बारिश वाला जब मौसम होता है, तो इसके अंदर कोरोना इफेक्ट बहुत ही अधिक होता है। इसके अंदर इंडक्टेंस जैसा भी समस्याएं आती हैं, इंडक्टेंस की समस्याएं आती हैं, कंडक्टेंस की समस्याएं आती है, स्थायित्व की समस्याएं आती हैं इसके अंदर। ठीक है भाई, और इसमें हाई इंसुलेशन की आवश्यकता पड़ती है, हाई इंसुलेटरों की, हाई नहीं कह सकते, यहाँ पर हम अधिक इंसुलेटर कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, अधिक इंसुलेटरों की। किसकी तुलना में, डीसी की तुलना में, डीसी की तुलना में अधिक इंसुलेटरों की आवश्यकता पड़ेगी भाई इसके अंदर। ठीक है, और अब अगर हम एसी और डीसी दोनों की तुलना करते हैं तो क्या देखिए, यहाँ पर हम एसी लिख लेते हैं, यहाँ पर हम डीसी लिख लेते हैं। ठीक है भाई, एसी में क्या होता है, 3 तारों की आवश्यकता पड़ेगी, 4 की भी पड़ जाती है। लेकिन डीसी में क्या है, डीसी में केवल 2 तारों की आवश्यकता पड़ती है, एक होती है फेज और एक होता है न्यूट्रल। ठीक है, इसके एसी के अंदर वोल्टेज ड्रॉप अधिक होता है भाई, वोल्टेज ड्रॉप जो है ज्यादा होता है। लेकिन डीसी के अंदर क्या है, वोल्टेज ड्रॉप कम होता है, वोल्टेज ड्रॉप कम, एसी का वोल्टेज ड्रॉप अधिक होता है। इसके अंदर कोरोना इफेक्ट होता है ज्यादा, कोरोना इफेक्ट ज्यादा होता है। डीसी के अंदर क्या है, कोरोना इफेक्ट कम होता है, कोरोना इफेक्ट कम होता है। एसी के अंदर स्किन इफेक्ट होता है, लेकिन डीसी के अंदर क्या है, स्किन इफेक्ट नहीं होता है। इसमें इंसुलेटरों की आवश्यकता अधिक होती है, इसमें एसी की तुलना में कम होती है। डीसी के अंदर क्या है, इंसुलेटरों की
जो संख्या है वो कम चाहिए, किसकी तुलना में, एसी की तुलना में। ठीक है भाई, इतना आपको समझ आ गया होगा। आगे देखिए, अब वोल्टेज रेगुलेशन की बात करते हैं। इसका वोल्टेज रेगुलेशन खराब होता है, एसी का वोल्टेज रेगुलेशन यानी कि अधिक होता है इसका, अधिक वोल्टेज रेगुलेशन यानी कि खराब रेगुलेशन। और डीसी के अंदर वोल्टेज रेगुलेशन अच्छा होता है। वोल्टेज रेगुलेशन का अच्छा होने का मतलब क्या है, वोल्टेज रेगुलेशन कम होता है। ठीक है भाई, और एसी का रख रखाव अच्छा होता है, यानी कि कम रख रखाव की आवश्यकता होती है। लेकिन क्या है, डीसी के अंदर ज्यादा रख रखाव की आवश्यकता होती है। वे इन दोनों का कर लिया हमने कंपेयर एक दूसरे से, एसी और डीसी का। अब आगे चलते हैं। आगे क्या है, हाई वोल्टेज पर हमने क्या है, ट्रांसमिशन किया है। हाई वोल्टेज पर ट्रांसमिट करने के लिए हम ज़्यादातर जो है एसी का इस्तेमाल करते हैं। और हाई वोल्टेज किससे ऊपर, 220 केवी से ऊपर की बात कर रहे हैं यहाँ पर, किससे, 220 केवी से अधिक की बात कर रहे हैं। अब देखिए, जो ट्रांसमिशन लाइनें होती है ना, ट्रांसमिशन लाइनों में क्या होता है, अगर वोल्टेज ज़्यादा है ना तो करंट का मान कम होगा। अगर वोल्टेज का मान ज़्यादा है तो करंट का मान कम होगा। अगर करंट का मान बढ़ जाएगा तो वोल्टेज का मान कम हो जाता है। जब आपकी सिलेक्शन हो जाएगी, जब आप पावर हाउस में ड्यूटी देंगे ना, तब आपको क्या देखने को मिलता है, जब लोड बढ़ जाता है ना तो वोल्टेज अपने आप कम हो जाती है, और जब लोड कम हो जाता है तो वोल्टेज अपने आप बढ़ जाती है। ठीक है, इसलिए एक इसके अंदर पॉइंट है, उसको लिखिए आप लो करंट के नाम से। लो करंट यानी कि ट्रांसमिशन लाइनों में क्या होता है, लो करंट होता है। आप सभी ने एक फॉर्मूला पढ़ा है, P बराबर वी आई कोस फाइव। अब आई यहां से क्या बनेगा, P बटे वी कोस फाइव। जब हम पावर को और पावर फैक्टर को जब को कांस्टेंट रख दे, यानी कि नियतांक रख दे, तब यहाँ पर क्या बन जाएगा, आई जो है व्युत्क्रमानुपाती बन जाता है वोल्टेज के। आई क्या बन जाता है, व्युत्क्रमानुपाती बन जाता है वोल्टेज के। यानी कि जब वोल्टेज बढ़ेगी तो करंट का मान कम होगा, और जब वोल्टेज कम होगी तो करंट का मान बढ़ जाता है। कब, जब पावर और पावर फैक्टर दोनों कांस्टेंट रहो। ठीक है भाई, अब बात करें पावर लॉस की। पावर लॉस की, पावर लॉस में क्या होता है, अब आप सभी को पता है पावर का फॉर्मूला, पावर लॉस का फॉर्मूला क्या है, आई स्क्वेयर आर होता है। आई स्क्वेयर आर होता है। और यहाँ पर हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा है, यहाँ पर हमने फॉर्मूला पढ़ा है ये वाला। तो अगर आई का मान हम यहाँ पर ये रख दे, पी एल, यानी कि पावर लॉस क्या बन जाएगा यहाँ पर, पी बटा में वी कोस फाइव और इसका स्क्वेयर इंटू आर, तो यहाँ पर पहले से ही है। ठीक है, अब यहाँ पर पावर लॉस क्या बन गया, यहाँ पर 1/में वी स्क्वेयर बन गया। यहाँ पर वोल्टेज का स्क्वेयर है ना। कब, जब पावर को और पावर फैक्टर को समान रखा जाए तो पी एल का मान क्या बन जाएगा, वोल्टेज स्क्वेयर के समानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती बन जाता है। क्या बन जाता है, व्युत्क्रमानुपाती बन जाता है पावर लॉस वोल्टेज के स्क्वेयर के। यानी कि जितनी ज्यादा वोल्टेज होती है उतनी ज्यादा ही इसके अंदर, उसके उतनी कम इसके अंदर पावर लॉस होती है। ठीक है, जितनी ज्यादा वोल्टेज उतनी कम इसके अंदर पावर लॉस होती है। अब एक इसके अंदर होता है उसका आपको बताऊं, आयतन का, यानी कि वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर। वॉल्यूम व्युत्क्रमानुपाती होता है वोल्टेज स्क्वायर के भाई। वॉल्यूम क्या होता है, वोल्टेज स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इन बातों का आपको हमेशा ध्यान रखना है। उम्मीद है आप सभी को इतना समझ आ गया होगा। अब आगे चलते हैं, आगे समझते हैं हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर को। यानी कि जब हम किसी पावर, जब हम बिजली की सप्लाई की हम जब डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, वो तीन चरणों में से होकर गुजरता है। देखिए, सबसे पहले होता है फीडर, फिर होता है डिस्ट्रीब्यूटर यानी कि वितरक, फिर आती है सर्विसमैन। तीनों को अच्छे तरीके से समझेंगे। देखिए, सबसे पहले समझते हैं फीडर को। जब एक पावर हाउस, मान लीजिए ये एक पावर हाउस है 33 केवी का, हम इस पावर हाउस को मान लेते हैं। अब इस पावर हाउस से जो आगे उपभोक्ताओं को देने के लिए जो तार निकलती हैं,
उसको कहा जाता है फीडर। जब आपकी सिलेक्शन होगी बिजली बोर्ड में तो सबसे ज़्यादा आप किस शब्द का इस्तेमाल करेंगे? फीडर शब्द का। क्या कहा जाता है? 11 kV RDS, जो आपके विलेज का नाम होता है ऐसे रख देते हैं, ये एक फीडर का नाम हो गया। फिर 11 kV दूसरा हो गया RDS, ये 11 kV AP, 11 kV अर्बन, 11 kV इंडिपेंडेंट, इन शब्दों का इस्तेमाल आप ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे सिलेक्शन होने के बाद। तो ये किस चीज़ के नाम है? ये फीडरों के ही नाम होते हैं। किन के नाम होते हैं? फीडरों के नाम होते हैं। यानी कि 33 kV पावर हाउस से उपभोक्ताओं को देने के लिए जो लाइनें निकलती हैं इनको कहा जाता है फीडर। क्या कहा जाता है? फीडर। ठीक है भाई। और इसमें क्या है, इन लाइनों में विद्युत धारा का मान समान रहता है और इनकी अभिकल्पना जो इनका निर्धारण किया गया है वो किस पर? उच्च धारा वहन क्षमता के आधार पर किया गया है। उच्च धारा वहन क्षमता। ठीक है भाई, ये होते हैं फीडर। आगे समझते हैं वितरक क्या होते हैं। वितरक यानी कि डिस्ट्रीब्यूटर। अब 33 kV पावर हाउस से निकलने के बाद अब जो ये फीडर है, फीडर से आगे जो लाइनें होगी, फीडर से आगे की जो लाइनें होगी जो ट्रांसफार्मर से आगे निकलती हैं, तो यहाँ पर एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है, स्टेप डाउन से आगे निकलने वाली लाइन को क्या कहा जाता है? उससे आगे निकलने वाली लाइन को कहा जाता है डिस्ट्रीब्यूटर। और डिस्ट्रीब्यूटर क्या है? उप केंद्रों को और सर्विस मेन को आपस में जोड़ता है। ठीक है। अब सर्विस मेन क्या हो गया? देखिए सर्विस मेन समझते हैं क्या होता है। खंभों से लेकर, पोल से लेकर हमारे घर के मीटरों तक आने वाली सप्लाई को क्या कहा जाता है? सर्विस मेन कहा जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर्विस मेन। एग्जाम में आया हुआ सवाल है कि सर्विस मेन कौन सी तार होती है? यानी कि डिस्ट्रीब्यूटर से आगे या फिर हम कहें खंभों से लेकर हमारे घर के मीटरों तक आने वाली लाइन को सर्विस मेन कहा जाता है। खंभों से लेकर हमारे घर के मीटरों तक आने वाली लाइन को हम सर्विस मेन कहते हैं। ठीक है भाई। और जो डिस्ट्रीब्यूशन लाइनें होती हैं इसमें जो उपभोक्ताओं के द्वारा जो वोल्टेज ड्रॉप की एक सीमा रखी गई है, किसकी? वोल्टेज ड्रॉप की एक सीमा होती है उपभोक्ताओं के टर्मिनल पॉइंट पर। वो कितनी होती है? ±6%। यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा 6% तक उसे नीचे कर सकते हैं, उससे अधिक हम नहीं कर सकते। ठीक है ना। वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा से ज़्यादा 6% होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है भाई। और जो डिस्ट्रीब्यूशन लाइनें होती हैं ये होती हैं वोल्टेज ड्रॉप के हिसाब से। किसके? वोल्टेज ड्रॉप के हिसाब से। वोल्टेज ड्रॉप एक मुख्य पॉइंट होता है इनके अंदर, डिस्ट्रीब्यूशन लाइनों के अंदर। ज्यादा वोल्टेज ड्रॉप नहीं होना चाहिए इन लाइनों के अंदर। ठीक है ना। डिस्ट्रीब्यूटर देखे जिस तरीके से यहाँ फीडर का देखा हमने, फीडर में किस हिसाब से इसका अभिकल्पना करी गई है? उच्च धारा वहन क्षमता के अनुसार। और इसी तरीके से जो डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं ना, इसमें वोल्टेज ड्रॉप एक मेन पॉइंट होता है। वोल्टेज ड्रॉप जो है ज्यादा नहीं होनी चाहिए। टर्मिनल पॉइंट पर, उपभोक्ताओं के टर्मिनल पॉइंट पर कितनी निर्धारित की गई है? ±6% निर्धारित करी गई है। ठीक है भाई। और डिस्ट्रीब्यूशन लाइनें कौन सी होती हैं? जो उपकेंद्रों को और सर्विस मेन को आपस में जोड़ती हैं, उन्हें कहा जाता है वितरक। ठीक है भाई। इतना आपको समझ आ गया होगा। और सर्विस मेन मैंने आपको बता दिया है, खंभों से लेकर मीटर तक आने वाली लाइनों को सर्विस मेन कहा जाता है। ठीक है भाई। दोस्तों आज की क्लास में करते हैं इतना ही। आज की क्लास में हमने बहुत सारी चीज़ें समझी हैं। ट्रांसमिशन लाइनें कौन सी होती हैं, डिस्ट्रीब्यूशन लाइनें क्या होती हैं। और ये ऐसा चैप्टर है भाई जो आपको सिलेक्शन होने के बाद भी आपके काम आने वाला चैप्टर है ये। जो और चैप्टर होते हैं डीसी मोटर, डीसी जनरेटर, अल्टरनेटर, वो इतने काम नहीं आते। कौन कौन से काम आते हैं? एक तो ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन काम आता है, एक ट्रांसफार्मर वाला भी काम जो चैप्टर है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है सिलेक्शन होने के बाद। ठीक है। अब ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन में क्या है? अगर आपकी सिलेक्शन HVPN में होती है, अगर HVPNL डिपार्टमेंट में आपकी सिलेक्शन होती है तो आपको ट्रांसमिशन लाइनें देखने को मिलती है। अगर आपकी सिलेक्शन UHBVN या फिर DHBVN इन दो डिपार्टमेंटों में होती है तब आपको कौन सी लाइनें देखने को मिलेगी? आपको डिस्ट्रीब्यूशन लाइनें देखने को मिलती हैं। ठीक है ना। HVPN में अगर आपकी सिलेक्शन होती है तो ट्रांसमिशन लाइनें, और अगर UH या फिर DH में आपकी सिलेक्शन होती है तो आपको डिस्ट्रीब्यूशन लाइनें देखने को मिलती हैं। और अगर आपकी सिलेक्शन HPGCL में होती है, HP, तो आपको जनरेटिंग स्टेशन देखने को मिलता है जो थर्मल में होती है। ये होती है थर्मल में।
ठीक है भाई। HVPN जो है बड़ी लाइनों का जो ट्रांसमिट करता है। UH और DH क्या है, उपभोक्ताओं तक उस सप्लाई को पहुंचाते हैं, उस बिजली को पहुंचाते हैं। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास में करते हैं इतना ही। जो भी मैंने आपको पॉइंट बताए हैं, हर एक पॉइंट को अपने नोट्स में लिखते रहना, सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।